वक्फ बिल को लेकर गठित संसदीय समिति की गुजरात में एक बैठक मिली थी। समिति की ओर से अहमदाबाद में एक अहम बैठक हुई थी। नमस्कार, मैं हूं कोमल अजय। आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में। सभी पक्षों की राय जानने की कोशिश भी इस बैठक में की गई थी। बैठक में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी और एएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी के बीच बहस भी देखने को मिली थी। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की गुजरात में अहमदाबाद में एक बैठक हुई। इस बैठक में बिल को लेकर चर्चा हो रही थी कि राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी और एएमआईएम के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बीच में बहस हो गई। दोनों नेताओं के बीच में वक्फ बोर्ड के नियमों और कानूनों पर विवाद छिड़ गया था। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच में बिल के किसी हिस्से को लेकर पहले कहासुनी हो गई, फिर बात बहस तक पहुंच गई। सूत्रों की बात माने तो ओवैसी ने आरोप लगाया कि ये प्रावधान मुसलमानों के मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास है, जिसके उत्तर में हर्ष संघवी ने कहा कि सरकार सभी धर्मों के मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने का प्रयास करती है। कोई भी व्यक्ति वक्फ बोर्ड में आवेदन करता है और आम नागरिकों के टैक्स का पैसा बिना सुनवाई के जब्त कर लिया जाता है। आम नागरिक का क्या कसूर है इसमें? सरकारी संपत्ति पर सभी का अधिकार है। सूरत निगम में वक्फ बोर्ड को आवेदन देने की घटना का भी हवाला दिया गया था। द्वारका सोमनाथ धर्म और आस्था का केंद्र है। यदि अचानक कब्जा हो जाए तो उसका समाधान आवश्यक है, ये कहना है गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी का। इसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि सालों पहले गुजरात वक्फ कमेटी ने सूरत के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस की बिल्डिंग मुगल सराय को भी वक्फ की प्रॉपर्टी बताया था। कुछ दिनों पहले ही दिल्ली की 4 लेन हाईवे, गवर्नमेंट ऑफिस और एक मंदिर को वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ की प्रॉपर्टी बताया गया था। ऐसा ही एक और किस्सा है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के त्रिची जिले में एक गांव है तिरुचेंतुरई। ये ऐसा गांव है जो पूरा का पूरा गांव ही वक्फ की संपत्ति घोषित हो चुका है। वक्फ का मतलब होता है दान, जबकि इस गांव की 70% आबादी हिंदू है और ये पूरा गांव ही वक्फ की संपत्ति घोषित हो चुका है। इस गांव के लोग अपनी ही संपत्ति बेच नहीं सकते। ये किस्सा तब सामने आया जब राजगोपाल नामक किसान अपनी 1 एकड़ जमीन बेचने गया। तब उसे पता चला कि ये जमीन वक्फ के नाम है। जब वह रजिस्ट्रार के पास पहुंचा तब उसे बताया गया कि आपको चेन्नई वक्फ बोर्ड से एनओसी लाना होगा और एक बार अगर हमारी प्रॉपर्टी वक्फ घोषित हो जाती है और अगर हमें उसे वापस लेना है तो आपको केस वक्फ कोर्ट में ही लड़ना होगा, जहां वक्फ के सदस्य ये तय करते हैं कि आपको प्रॉपर्टी देनी है या नहीं। राजगोपाल ने अपनी जमीन के सारे पेपर्स बताए, लेकिन वह अपनी जमीन नहीं हासिल कर पा रहे हैं। इस गांव में एक मंदिर भी है जो चोल साम्राज्य से निर्मित है। यह मंदिर 1500 साल पहले बनाया गया था या उससे भी ज्यादा। फिर भी यह मंदिर भी अब वक्फ की प्रॉपर्टी में शामिल है। जब यह मामला अखबारों के पन्नों पर आया तब राजनीतिक पार्टी शामिल हुई। बीजेपी के कई नेता उस गांव में गए और उन्होंने वक्फ बोर्ड के साथ एक शांति समिति की बैठक बुलाई, जिसमें वक्फ ने यह दावा किया कि अभी जो लोग जमीन बेचना चाहते हैं वह बेच सकते हैं, लेकिन यह संपत्ति फिर भी वक्फ की रहेगी क्योंकि यह जमीन वक्फ को इनाम में मिली थी। अब सोचने की बात यह है कि हिंदू बहुल गांव वक्फ बोर्ड को कौन इनाम में देगा और कौन सी स्पर्धा में? आज भी यह मामला कोर्ट में है। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड की धारा 1995 के सेक्शन 40 में यह कहा गया है कि अगर वक्फ को यह लगता है कि यह संपत्ति उसकी है तो वक्फ बोर्ड उसकी जांच कर सकता है और फिर वह संपत्ति को अपनी संपत्ति कह सकता है। मतलब खुद ही ढूंढो, खुद ही जांच करो और फिर खुद ही अपना फैसला सुना दो। हालांकि वक्फ बोर्ड किसी की निजी संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता, वह सिर्फ रजिस्टर्ड ट्रस्ट की संपत्ति पर ही दावा कर सकता है। वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 54 के मुताबिक वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता, बल्कि उस संपत्ति पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए डीएम को आवेदन भी दे सकता है और डीएम को अतिक्रमण हटाना भी पड़ेगा। ऐसा पावर सिर्फ इस्लाम के पास है, न कि हिंदू, जैन, पारसी, सिख या बौद्ध के पास। वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 4(5) के तहत अगर वक्फ किसी संपत्ति का सर्वे करना चाहता है तो वह राज्य सरकार के खर्चे से होगा। मतलब राज्य सरकार को इसके लिए सर्वेक्षण आयुक्त, सहायक सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त करना होगा।
वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 85 के तहत वक्फ से जुड़ा मामला सिविल कोर्ट में नहीं लड़ सकते। उसे आपको वक्फ ट्रिब्यूनल में ही चैलेंज करना पड़ेगा, जहां जज भी वक्फ ही बनेगा। ज्ञानवापी में भी यही मामला था कि एक बार वक्फ की संपत्ति घोषित हो गई, फिर केस वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएगा। वक्फ एक्ट 1995 सेक्शन 89 के तहत अगर वक्फ बोर्ड के किसी फैसले को चैलेंज करना है तो वक्फ बोर्ड को 2 महीने की नोटिस देनी होगी। वक्फ एक्ट 1995 सेक्शन 101 के तहत वक्फ बोर्ड के सर्वेक्षण आयुक्त को पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। वक्फ एक्ट 1995 सेक्शन 83 के तहत वक्फ बोर्ड के पास वैसे ही पावर होंगे जो सिविल कोर्ट के पास है। अगर वक्फ ट्रिब्यूनल कोई जजमेंट देती है तो उसे सभी पक्षों को मानना ही होगा। ट्रिब्यूनल के खिलाफ कोई अपील भी नहीं हो सकती। सिर्फ हाई कोर्ट के पास ही यह पावर होगी कि अगर कोई ट्रिब्यूनल के खिलाफ जाए या फिर हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, तभी वक्फ के फैसले को आप चैलेंज कर सकते हैं। हालांकि अब तक सरकार का कहना है कि वक्फ के अंदर जो भी संपत्ति आई है उसका लाभ गरीब और पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को कभी नहीं मिला, बल्कि जो उच्च संपन्न वर्ग है वही इसका लाभ उठाते आए हैं। वक्फ अमेंडमेंट 2024 में इन सभी चीजों का ध्यान रखा गया है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को 1 करोड़ से ज्यादा ईमेल मिले हैं। अब तक 7 बैठक हो चुकी है और सबकी सहमति से एक रिपोर्ट बनाया जाएगा ताकि ऐसा बिल बनाया जा सके जिससे समय बच सके। संपत्तियों का लाभ शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र द्वारा उठाया जा सकता है। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।